नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक इंजीनियरिंग कंपनी की, और ये कंपनी ईपीसी कारोबार में है, वाटर और वेस्ट वाटर सेक्टर में काम करती है। और जानेंगे आखिर एग्जैक्टली इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और 2 साल में बम्पर रिटर्न देने के बाद ये शेयर नीचे क्यों जा रहा है। साथ ही साथ एक हमारे व्यूअर का और क्वेश्चन लेंगे कि आखिर वाटर सेक्टर की थीम हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद वाटर सेक्टर में पैसा क्यों नहीं बन रहा है। तो पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है EMS लिमिटेड, और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें डेविड जिंजाला साहब से प्राप्त हुआ है। तो पहले जानते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, कई बार आपको ये लगता होगा कि हिस्ट्री वाली जो मैं पोर्शन आपको बताता हूँ ये बिल्कुल व्यर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात ये है कि किसी कंपनी की लॉन्गेविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही स्ट्रांग वो कंपनी होती है, क्योंकि उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होते हैं। EMS लिमिटेड की बात करें तो 2010 में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई नई दिल्ली में, और वहाँ उस समय इसका नाम EMS इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। 2012 में इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म मैसर सतीश कुमार का बिजनेस टेक ओवर किया। सितंबर 2022 में इन्होंने अपना नाम EMS प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, यानी इंफ्राकॉम जो उनके नाम के साथ लगाया हुआ था उसको हटा दिया। और उसके बाद अक्टूबर 2022 में इन्होंने इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। इसके 1 साल बाद सितंबर 2023 में इनका IPO आया। IPO प्राइस 211 रुपये थी, और रिटेल कैटेगरी में ये 30 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, और ओवरऑल 76 टाइम सब्सक्राइब हुआ। फिलहाल शेयर का भाव 546 है। उसके हिसाब से इसने 2 साल में निवेशकों को माला माल कर दिया है। साल दर साल के हिसाब से CAGR 60% का इनका है, 61% का CAGR बनता है। अब जानते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ये एक EPC कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो वाटर और वेस्ट वाटर के सेक्टर में काम करती है। साथ ही साथ ये ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, यानी जो AMC टाइप के प्रोजेक्ट है वो भी करती है। इसका डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिर ये EPC ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्डिंग्स हुआ, रोड्स हुआ, ब्रिजेस हुआ, इस तरह के काम भी करते हैं। लेकिन ये जो काम है इनका बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत ही कम इस तरह के कामों का इनका शेयर है। ज़्यादातर इनका काम वाटर और वेस्ट वाटर सेक्टर में है। अब जानते हैं एग्जैक्टली ये करती क्या है। तो देखिए, ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। इसके बाद पंपिंग स्टेशन लगाती है। पंपिंग स्टेशन वो जगह है जहाँ से पंप करके पानी को आगे भेजा जाता है। पाइपलाइंस ले करती है, यानी पाइपलाइन, पानी के लिए पाइपलाइन बिछाती है। उसके अलावा रिजर्वायर्स बनाती है, वो जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसको आगे भेजने के लिए, आगे सप्लाई करने के लिए। फिर जो वेस्ट वाटर में है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है, और उसके साथ साथ ही सीवेज नेटवर्क, यानी सीवेज की जो लाइन होती है वो बिछाती है। इसके अलावा ये, जैसे मैंने बताया, ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ काम करती है, और रोड्स और ब्रिजेस से रिलेटेड भी कुछ काम करती है। 5 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, UP, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। FY25 में जो इन्होंने काम किया उसमें 36% काम राजस्थान में किया, UP में 23% किया, उत्तराखंड में 19% किया, महाराष्ट्र में 15% किया, और बिहार में 7% किया। इसके अलावा इनकी पूरे देश में और कई प्रेजेंस नहीं है। अब इनके काम के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये टेंडर बेस्ड वर्क करते हैं, यानी कि जो सरकारी ठेके होते हैं वो लेते हैं और उस बेसिस पर ये काम करते हैं। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इनके मोस्टली मोर देन 95% प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वर्ल्ड बैंक फंडेड होते हैं। तो अभी जैसे कई तरह की स्कीम्स जो चल रही हैं वाटर और वेस्ट वाटर से रिलेटेड, उन से रिलेटेड जो टेंडर निकलते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो वाटर और वेस्ट वाटर की जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यानी कि इनकी खुद की कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कोई
टीम नहीं है या कोई R&D सेंटर नहीं है। ये जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी होती है उसी को यूज़ करके ये ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाते हैं। फिर इनके ऑर्डर बुक की बात करूं तो 31 मार्च को इनकी 2236 करोड़ की 2236 करोड़ की इनकी लगभग ऑर्डर बुक थी। आप ये समझ लीजिए कि जो मार्च 2025 की इनकी सेल थी वो लगभग 1000 करोड़ थी। तो अगर ये सारे टेंडर इनको मिल जाएं और ये एग्जीक्यूट कर दें तो उस कंडीशन में इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी 2 से सवा 2 साल की होती है। 77% इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है, 77% जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन से, ऑर्डर बुक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, यानी वन टाइम कमीशनिंग और उसको चालू करके देना। और जो 23% है वो ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट है, यानी कि किसी प्लांट का ये ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कर देते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को भी यदि आप नहीं समझते हो तो एक बार समझा देते हैं। वैसे हम वीडियो में, हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उसमें लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि EPC का मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन होता है। उदाहरण के लिए किसी म्यूनिसिपैलिटी को अगर ये चाहिए कि उसको कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है तो उस प्लांट की कैपेसिटी और उससे रिलेटेड जो काम है उसके डिज़ाइन वगैरह का मोटा मोटा एक आइडिया इनको दे देते हैं। अगर इनको टेंडर मिल जाता है तो ये अपने हिसाब से उसकी इंजीनियरिंग करते हैं, यानी उसके ड्राइंग वगैरह, डिटेल ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। उसके बाद उसके लिए माल मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और उसको चालू करके ये म्यूनिसिपैलिटी को पकड़ा देते हैं और तब इनको उनका पैसा मिल जाता है। तो ये रही बात EPC की, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की। O&M का मतलब ये हुआ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी इनको ये कहे कि या तो इन्होंने जो प्लांट लगाया उसको वो रन करें और उसको मेंटेन करें, तो वो भी पैसे, एक्स्ट्रा पैसे देकर ये कर सकते हैं। या किसी और प्लांट के लिए भी वो ये कह सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी अगर इनको कहे कि भाई इस प्लांट की भी आप ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट करो, तो वो भी ये करने को तैयार होते हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ जो होती है, ये आप ये समझ लीजिए, जो आपकी कंप्यूटर की या आपके घर में कोई RO वाटर की कोई जो AMC होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप साल भर का एक फिक्स आप कुछ पैसा देते हैं कंपनी को और उसके बदले में वो आपके फ़िल्टर चेंज करके जाती है, या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है वो मैनेज करती है। तो उस तरह की चीज़ ये ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट हुआ। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 75% वाटर एंड वेस्ट वाटर से रिलेटेड है, 19% ये बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड है और 6% जो ये पावर से रिलेटेड, जो ट्रांसमिशन वगैरह के जो ये काम करते हैं वो उससे रिलेटेड है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, इनके जो प्रमोटर हैं वो बड़े ही एक्सपीरियंस्ड हैं और लगभग 30-35 साल से ये काम कर रहे हैं। शुरू में वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते उन्होंने ये कंपनी एस्टेब्लिश कर ली। इनकी जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनका फोकस वाटर और वेस्ट वाटर में है और गवर्नमेंट से फ़िलहाल काफ़ी सारे टेंडर इस तरफ निकल रहे हैं, तो इनको बिज़नेस की विजिबिलिटी की उम्मीद है। वीकनेस की बात करूं तो देखिए, पहली चीज़ ये कि कैपिटल इंटेंसिव नेचर बिज़नेस का है। उसका कारण ये है कि जब टेंडर बेस्ड काम होता है तो आपको सरकार जो है बड़ा लिमिटेड पैसा देती है और जो कंप्लीट होने के बाद भी, यानी जब प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद बिल वेरीफाई होते हैं। बिल वेरीफाई होने के बाद वो कई तरह की प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद आपको पेमेंट मिलता है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट का पैसा डूबता नहीं है, लेकिन बड़ी माथापच्ची गवर्नमेंट में करनी पड़ती है इन जनरल, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट में। दूसरी इनकी वीकनेस ये है कि ऑलमोस्ट 100% इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट में अभी वाटर और वाटर सेक्टर पे जोर है, तो गवर्नमेंट के टेंडर्स आ रहे हैं और वो पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट के पास, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है। और जो वर्ल्ड बैंक का पैसा कितने साल तक आएगा, यानी किस ड्यूरेशन तक वो रहेगा, वो अनसर्टेन होता है। ये जो पैसे आते हैं ये लंपी आते हैं, मतलब लंपी मतलब अचानक से कोई वर्ल्ड बैंक से पैसा आना शुरू हुआ तो टेंडर इश्यू होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद अचानक वो रुक जाते हैं। तो उस टाइम इस ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं जो कम्प्लीटली 100%, ऑलमोस्ट 100% गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उनको इश्यूज़ आते हैं। तीसरी इनकी वीकनेस ये है कि टेंडर बेस्ड काम है और जब टेंडर बेस्ड काम होता है तो वहाँ पर एक तो ये होता है कि आपको ये मालूम नहीं होता कि इस चीज़ का टेंडर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने जो बिड डाली उसमें अगर आपका एस्टिमेशन गलत हो गया, यानी आपने कोई एस्टिमेशन
जितना आपने लगाया, क्योंकि आपको लोएस्ट बिड लगानी पड़ती है, तो लोएस्ट बिड लगाने पर ही आपको वो टेंडर मिलेगा। तो अगर आपके एस्टिमेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी बात ये कि जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो वहाँ पर आप काम की क्वालिटी से ज़्यादा आप उसकी रेट कम करने पर फोकस करते हैं। और यही कारण है कि ये जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, या इस एरिया में जितनी भी कंपनीज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी या रन ऑफ द मिल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, जिसकी जो कीमत होती है वो पहले से मालूम होती है कि कितना ये इसकी कीमत कितनी बनने वाली है, चाहे वो टेक्नोलॉजी कितनी भी आउटडेटेड हो। नेक्स्ट वीकनेस की बात करूँ तो इनका जो कंपटीशन है वाटर सेक्टर में, जो कम्प्लीटली वाटर सेक्टर फोकस्ड कंपनीज़ हैं जैसे वी टेक, वाबाग, और जिसकी काफ़ी सालों पुरानी हिस्ट्री है, और जो मल्टीनेशनल कंपनी उन जैसी कंपनी से है, तो कई बार होता ये कि जो बिडिंग जब होती है उसमें जो टेक्निकल बिड होती है, यानी कि आप कितने टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, तो वहाँ पर ये बड़े प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली बड़े जो साइज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो थोड़े टेक्निकल साइड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें इनको जो आउटबिड हो सकते हैं ये वी टेक, वाबाग से। मार्केट कैप की बात करूं तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 9 रुपये का कर्जा है। आरओई अच्छा है, 21% है। पी भी बहुत रीजनेबल अभी हो गया है, रिसेंटली गिरावट के बाद 16 का हो गया है। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो इनकी सेल्स है वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका जो आईपीओ जो है सितंबर 2023 में ही आया है, तो मैं पिछले 12 महीनों का इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ले रहा हूँ। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 15% सेल बढ़ी है और प्रॉफिट जो है 10% बढ़ा है। प्रमोटर के पास लगभग 73% का स्टेक है। डीआईआई और एफआईआई के पास कुल मिला के आप ये समझ लें 1% के आसपास है, और बाकी जो 26% के आसपास जो स्टेक है वो हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स के पास है। और जैसे जैसे शेयर का दाम नीचे गिर रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि लगातार जो शेयर होल्डर्स हमारे हैं, रिटेल शेयर होल्डर, वो इस शेयर में जा रहे हैं। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो कंपनी में कोई फ़िलहाल जो फाइनेंशियल हैं उसके हिसाब से कोई ज़्यादा ख़राबी है नहीं, लेकिन एक तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट इनको आगे या टेंडर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके कारण ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की है। दूसरी बात ये कि जो गिरावट इस कंपनी में हो रही है उसका कारण एक जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि जब किसी भी आईपीओ को आप देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में जो आए हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि कम से कम 3 या 4 महीने में आईपीओ होने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद वो एक पीक बना लेता है इस 3 या 4 महीने में, और उसके बाद उसमें लगातार या तो वो रेंज में रहता है नीचे गिरने के बाद, या लगातार वो नीचे गिरता रहता है। शेयर में खरीदने या बेचने की कोई मेरी राय नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो हमारे व्योमेश गोयल जी ने पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई बात ये है कि वाटर सेक्टर की थीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन वाटर सेक्टर में पैसा नहीं बनता है। तो आप इस बात को समझिए कि देखिए वाटर सेक्टर जो है ना वो बेसिकली ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो 2 भागों में विभाजित है। पहला जो पार्ट है वो म्यूनिसिपल वाटर से रिलेटेड है, और जो दूसरा पार्ट है वो इंडस्ट्रियल वाटर से रिलेटेड है। म्यूनिसिपल वाटर में एक्चुअली 2 सेक्टर्स हैं, एक ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, दूसरा सीवेज से रिलेटेड, सीवेज ट्रीटमेंट और ये सब से रिलेटेड है। और जो इंडस्ट्रियल है, जो वाटर है, वो बेसिकली रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। तो पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल वाटर की। तो इंडस्ट्रियल वाटर में आप ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्री को जब पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म फॉलो करने की आवश्यकता होती है ना, इंडस्ट्री तभी कोई अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। खुद की मर्जी से कभी इंडस्ट्री कोई प्लांट लगाने की कोशिश नहीं करती है। दूसरी बात ये कि इंडस्ट्री तभी वाटर प्लांट लगाएगी या कोई वाटर रिसाइकलिंग से रिलेटेड प्लांट लगाएगी जब उसको ये लगेगा कि मेरे को पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि अगर मैं पानी कहीं दूसरी जगह से, किसी स्ट्रीम में से, किसी नदी में से या ग्राउंड वाटर्स में से मैं खींचूंगा तो वहाँ पर मुझे आसपास के लोगों से या सरकार से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या है, इंडस्ट्री तो मजबूरी में लगाती है। तो आप समझ लीजिए वो एरिया बड़ा लिमिटेड है। दूसरा जो सेक्टर है वो म्यूनिसिपल वाटर वाला है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर के साथ इशू ये है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है, हर व्यक्ति को ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है। और आप कोई भी सरकार देख लें, विश्व के चाहे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में देख लें या मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में देख लें, वाटर के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल आप लगा नहीं सकते। और तीसरी बात रही कि सीवेज वाला, तो सीवेज वाला है ये एक अट्रैक्टिव
सेक्टर है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज वाले जो म्यूनिसिपल वाटर के एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है कि सारा जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है ना, कितनी भी देश की म्यूनिसिपैलिटीज़ आप देख लीजिए, सबकी हालत ख़राब है फाइनेंशियली। तो ये ड्रिंकिंग वाटर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर आपके और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। सीवेज वाटर में इनके पास कुछ करने के लिए पैसा नहीं है। फिर ज़मीन की आवश्यकता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए। फिर ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, या जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है तो ये आगे पास ऑन करती है। तो इसलिए जब तक इसमें बहुत मेजर रिफॉर्म्स इस सेक्टर में नहीं होंगे, बहुत पैसा इस सेक्टर में नहीं आएगा, स्पेशली गवर्नमेंट का, क्योंकि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो थीम बिल्कुल अच्छी है, ये इसमें कोई शक नहीं कि थीम में कोई कमी है। लेकिन आप ये देखिए इस सेक्टर में कौन सी कंपनी पैसा बनाती हैं। इस सेक्टर में एफएमसीजी कंपनी जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेचती हैं वो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा बनाती है, क्योंकि वो जो है वो ब्रांड दिखाकर आपसे उस 1 लीटर की बोतल का, जिसकी कीमत शायद 1-1.5 रुपया भी टोटल नहीं हो, वो 20 रुपये आपसे लेती है या 25 रुपये आपसे लेती है। जितना बड़ा ब्रांड उतनी बड़ी कीमत। तो वो कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब उसमें से आप कंपनी छांट लीजिए, चाहे वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वाली कंपनी हो या कोई बेवरेज वाली कंपनी हो। किसी भी शेयर में जो मैंने डिस्कस किए उसमें खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।